Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are continuing the series of world history and series of topics which we have discussed in the previous session. For example, rise of the European nation states in the 19th century, the rise of the Napoleon and also defeat of the Napoleon by 1813, Battle of Waterloo, and subsequently the rise of Metternich system after 1815. Then we discuss about the Greek nationalism, 1830 revolution, 1848 revolution, and side by side we discuss the processes of Italian unification from 1820s, 30s to 1870s. So on the same part, we will discuss how the German unification happened on the basis of German nationalism, which was started back when Napoleon defeated Prussia in 1806. जब नेपोलियन का राइज पड़ते हैं तो it had defeated Prussia 1806. In 1811 it invaded Russia, which led to the defeat and subsequently led to the defeat of the Napoleon in 1830. तो प्रूशिया को डिफीट जब करते हैं तो वी कैन से कि wherever Napoleon led the army into this particular country, there the role of the Napoleon Code, nationalism, French nationalism, as well as the spirit of the basic nation state started to form. जब नेपोलियन जब डिफीट करता है पुरुषिया को, ट्रीटी ऑफ प्रेसबर्ग वॉज साइंड, जिसमें पहले होली रोमन एम्पायर रहता है. होली रोमन एम्पायर उनका नाम है, बेसिकली बैजेंटाइन एम्पायर से आ रहा है. तो ही इट वॉज डिसॉल्व एंड अंडर विच कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मन स्टेट वॉज फॉर्म्ड. तो जर्मन स्टेट्स फॉर कैसे इफ वी कंपेयर इट तो बोल सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन जैसे है आज के कंटेक्स्ट में, लेमन्स टर्म में. बहुत सारे कंट्री अंदर में यूरोपियन यूनियन के अंदर में, लेकिन यूरोपियन यूनियन एक यूनियन है. वैसे ही जर्मन स्टेट्स के अंदर बहुत सारे स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे राजपूत स्टेट हो गए, मराठा, मैसूर, वैसे ही जर्मन के अंदर में बहुत सारे स्टेट्स थे, करीब 200 के आसपास थे. बट आफ्टर 1806 डिफीट ऑफ द रोमन एम्पायर लीड्स टू द कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मन स्टेट, जिसमें 200 स्टेट से घट के 39 पहुंच गए. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्टर है, क्योंकि 200 से 39 आने के प्रोसेसेस में many of the small German states were subsumed by the bigger states. तो slowly the spirit of the German nationalism started to rise यहीं से. और बैकग्राउंड है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज इन 1789. स्लोली ब्रिटिश उस फेज में, ब्रिटिश के अंदर में भी देयर वाज अ रिफॉर्मेशन एक्ट 1830s में, और ओवरऑल सेकेंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आना स्टार्ट हो चुका था. Even Romanticism, which were criticizing the Industrial Revolution as well as the whole idea of custom, family, region, as well as son of soil, etc., was forming the spirit. तो nationalism का sentiment वो फ्रेंच रेवोल्यूशन, रोमांटिसिज्म और इवन नेपोलियन जब आते हैं वहां से स्टार्ट होता है. प्लस फादर ऑफ जर्मन नेशनलिज्म को हेगल बोला जाता है, G.W. हेगल. उनका आइडिया था कि जो स्टेट है इट इज अ एथिकल स्टेट, इट इज नॉट अ मैकेनिस्ट, नॉट अ बेसिकली आर्टिफिशियल. इट इज फॉर्म्ड बाय द आइडिया कि हम लोग साथ में रहते हैं. वी हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ अ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, कस्टम, विच वी हैव अ शेयर्ड पास्ट एंड इवन शेयर्ड फ्यूचर एंड शेयर्ड विजन. तो जो ही डिस्कस की आइडिया बेसिक चीज होता है जहां से हर एक चीज एक्शन स्टार्ट होता है. तो हेगल बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है जर्मनी में. इमैनुअल कांट था इंपॉर्टेंट थिंकर जर्मनी के. तो ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द ओवरऑल वी कैन से जर्मन नेशनलिज्म स्लोली. प्लस नेपोलियन जब वहां पर आते हैं तो ही ऑल्सो इन्फोर्स सर्टेन रिफॉर्म्स इन द जर्मन स्टेट्स. कैसे? नेपोलियन कोड फॉर एग्जाम्पल, हर एक स्टेट्स के अंदर में कस्टम ड्यूटी, कस्टम्स था. फॉर एग्जाम्पल आज के आपसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, वैसे ही नेपोलियन कोड फॉर्मेशन हुआ विथ रिगार्डिंग टू द राइट टू प्रॉपर्टी, विथ रिगार्डिंग टू फ्रीडम एक्सप्रेशन, स्पीच, एज वेल एज
मैरिज लॉस, तो उसको कैसे यूनिफॉर्मिटी दिया गया। एजुकेशन रिफॉर्म हम्बोल्ट के अंदर में लाया गया। तो वी कैन से कि जो जर्मनी था, इट वॉज किंडल्ड, इट वॉज गिवन स्पार्क बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियन एंट्री इनटू द जर्मन टेरिटरी। तो कहीं ना कहीं नेपोलियन का भी कंट्रीब्यूशन है जर्मन नेशनलिज्म में। तो एक एस्पेक्ट ही हो गया, बैकग्राउंड ही हो गया। दूसरा बैकग्राउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल मैप देखा जाए तो, व्हेन वी डिस्कस अबाउट जर्मनी, तो जर्मनी जो बिग जर्मनी है उसके अंदर में अलग अलग स्टेट्स हैं, जिसमें से एक सबसे बड़े स्टेट है उसका नाम प्रूशिया, उसके अलावा हेसे, बावेरिया एक्सेट्रा और छोटे छोटे स्टेट्स हैं। तो प्रूशिया सेंटर है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बात किया जाए, ऐसे जोड़ नहीं सकते इंडिया, हाँ इंडिया में बात किया जाए अगर, तो मौर्यन पीरियड से मौर्य बीच में हो गए, बाकी जो स्टेट्स थे छोटे छोटे स्टेट्स आसपास हो गए। तो कहीं ना कहीं जो प्रूशिया है दे विल लीड द कॉन्फेडरेशन ऑफ द जर्मन स्टेट। तो ये एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दूसरा कि कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मन स्टेट के अंदर में जो रीच था, जो इन्फ्लुएंस था, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्ट्रियन एम्पायर। ऑस्ट्रियन एम्पायर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑस्ट्रियन एम्पायर 1815 के अंदर में कांग्रेस ऑफ वियना होता है, जहां पर अगेन they were discussing, many of the royalty और royal family were discussing in a particular area कि कैसे नेपोलियन ने जो स्टार्ट किया रेवोल्यूशन वो उसको कैसे कर्व करे, कैसे उसको रोके, ताकि उनके जो पावर्स है वो रिड्यूस नहीं हो। दैट इज वाई दे सपोर्टेड द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द कंट्रीज, ऑस्ट्रिया, टसार, रशिया, फ्रेंच, ब्रिटेन एक्सेट्रा। दे डिस्कस कि चर्च का पावर बढ़ना चाहिए, रॉयल्टी को सपोर्ट मिलना चाहिए, और इवन वो नहीं चाहते कि न्यू कंट्री राइज हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि बैलेंस ऑफ पावर फिर बिगड़ जाएगा। दैट इज वाई दे वर अगेंस्ट द जर्मन नेशनलिज्म एज वेल एज इटालियन नेशनलिज्म व्हिच वे डिस्कस। तो जो ऑस्ट्रिया था उसको डर इसलिए लगता था क्योंकि ऑस्ट्रिया वॉज नॉट अ पर्टिकुलर छोटा कंट्री था, उसके साथ साथ बाल्कन कंट्रीज थे जिसके अंदर में क्रोशिया, सर्बिया, बाकी सब थे। तो ऑस्ट्रिया वॉज फियरिंग कि इफ देयर वाज अ इंटीग्रेशन ऑफ द जर्मन पीपल, जर्मन रेसेस एज वेल एज इटालियन, तो उसके अंदर भी हो जाएगा। दैट इज वाई ऑस्ट्रिया विल बी अगेंस्ट एवरी टाइम अगेंस्ट इटली एज वेल एज जर्मनी, जर्मन नेशनलिज्म। ये एक बेसिक है। तो ये एक बैकग्राउंड है। अब है कि कोई भी अगर कोई कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिया बिग पावर में कहला रहा है, वो 1815 में उनका पार्टिसिपेट भी किए थे वो, तो वो कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे कोई भी पॉलिटिक्स को? तो अंडर द 1815 जो मेटरनिक सिस्टम बोलते हैं, मेटरनिक वाज अ प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर कोट एंड कोट ऑफ द ऑस्ट्रियन एम्पायर। उन्हीं के अंडर में एक कांग्रेस ऑफ वियना होता है और वहीं से ही वो स्टैब्लिश करते हैं बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो मेटरनिक सिस्टम्स को बोला जाता है। तो मेटरनिक सिस्टम टॉक्ड अबाउट बैलेंस ऑफ पावर, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, टेरिटरी जो भी होगा वो 1789 के पहले का टेरिटरी होगा और कोई भी लेन देन नहीं होने वाला बीच में, सिंपल लैंग्वेज में। तो अब है कि ऑस्ट्रिया वांट टू इंटरफेयर, वांट टू कीप चेक ऑन इटली एज वेल एज जर्मन। तो इटली के लिए हम लोग वी हैव डिस्कस कि जो नॉर्दर्न पार्ट थे वहां पर ऑस्ट्रियन रॉयल ब्लड और रॉयल फैमिली का इन्फ्लुएंस था, नॉर्दर्न पार्ट लुआजाना और बाकी सब। वैसी जर्मनी के अंदर में कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मन बनाते हैं, जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाते हैं 1815 से लेकर के 1866 के बीच में अंडर द ऑस्ट्रियन एम्पायर। तो ये जर्मन कॉन्फेडरेशन जो है वो अलग अलग जर्मनी स्टेट्स है, बहुत सारे 39 स्टेट्स है, उनका एक उसके जो लीडर है वो जो अंडर है बेसिकली हाथ है वो ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंदर में। लेकिन जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंदर में प्रूशिया भी होगा, तो प्रूशिया नहीं चाहेगा कि जो ऑस्ट्रियन एम्पायर एक तरह से उनके अंडर में जर्मन कॉन्फेडरेशन बने। यही एक बैलेंस ऑफ पावर और एक दोनों के बीच में एक इशू रहता है कि प्रूशिया विल ऑलवेज टॉक अबाउट कि प्रूशियन विल बिकम द सेंटर स्पेस ऑफ द होल जर्मन नेशनलिज्म। जैसे हम लोग इटली में बात किए थे किंगडम ऑफ सार्डिना के बारे में कि वहीं से स्टार्ट हुआ था, वैसे प्रूशिया चाहेगा कि वहीं से जर्मन इंटीग्रेशन स्टार्ट हो। लेकिन ऑस्ट्रिया एम्पायर कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई भी जो स्टेट है जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंदर वो ताकतवर ज्यादा हो जाए, तो वो भी बैलेंस ऑफ पावर विद इन द जर्मनी प्रमोट करेंगे ऑस्ट्रियन एम्पायर। तो क्या होता है कि टू रिड्यूस द पावर ऑफ द प्रूशिया एंड अदर रॉयल्टी, तो ऑस्ट्रियन एम्पायर और जो ऑस्ट्रियन एम्पायर चाहते थे कि एक हम लोग ऐसा सिस्टम क्रिएट करें ताकि इट कैन कीप द जर्मन स्टेट्स इनटू चेक। कैसे होगा? तो ही एस्टैब्लिश्ड द फेडरल डाइट।
फेडरल डाइट बेसिकली बुंडेस्टैग का पार्लियामेंट है, लिमिटेड पावर्स है, और एक तरह से उसको बोला जाता है कि इट विल बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द जर्मन स्टेट्स। उससे क्या होगा, जो प्रूशियन का जो पावर है ना कहीं बुंडेस्टैग के अंदर में कम रहेगा, क्योंकि बाकी स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर में, लेकिन प्रूशिया कभी चाहेगा नहीं। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, फेडरल डाइट जो कोट एंड कोट पार्लियामेंट बोला जाता है, बुंडेस्टैग का नाम पार्लियामेंट है वहां के हिसाब से। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि मेनी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव वेर फ्रॉम द रॉयल्टी, दे वर नॉट हैविंग मच पावर, they were not having much real representation from the people itself, working class, women, सब कोई नहीं थी, सिर्फ रॉयल्टी का कोई कोई लोग थे। प्लस उसमें भी डिफरेंसेस था, कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट। नॉर्दर्न जो जर्मन था वो कैथोलिक था मोस्टली, नॉर्दर्न जर्मन। सदर्न जर्मन जो थे वो बेसिकली नॉर्दर्न जर्मन प्रोटेस्टेंट थे, सदर्न जर्मन कैथोलिक थे। प्लस लिबरल, दे वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द अबॉलिशन ऑफ द कस्टम ड्यूटी, रेडिकल थे। प्लस उसके अंदर में और भी आइडियोलॉजिकल लोग थे, फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर जर्मनी और लिटिल जर्मनी। ग्रेटर जर्मनी वाले लोग थे, दे वर डिस्कसिंग कि ऑस्ट्रिया शुड बिकम पार्ट ऑफ द कॉन्फेडरेट, ये ऑस्ट्रिया है, इसको भी कॉन्फेडरेशन का पार्ट बनना चाहिए। लिटिल जर्मनी बात करते थे कि ऑस्ट्रिया नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये वाला पार्ट होना चाहिए जर्मनी के अंदर में। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑस्ट्रियन जो हंगरी एम्पायर है, जो ओवर हैब्सबर्ग एम्पायर बोलते हैं जिसको, तो वो एक तरह से पावरफुल कंट्री था, वो इट वॉज अ वेरी बिग पावर। तो जो प्रूशिया के जो अंदर में जो जर्मन कॉन्फेडरेशन बनते हैं, तो इट इज अंडर द ऑस्ट्रियन एम्पायर। तो ये दोनों का जो एक क्लैशेस रहता है विद इन द फेडरल डाइट, इट लीड्स टू द नेगोशिएशन, इट लीड्स टू द कॉन्फ्लिक्ट, और सब कॉन्फ्लिक्ट के कारण धीरे धीरे उनका पावर कम हो जाता है, और स्लोली बाद में हम लोग जब देखेंगे इट वॉज डिसॉल्व। उसके बीच में और भी एस्पेक्ट आता है। तो 1815 से लेकर 1866 के बीच में जर्मन कॉन्फेडरेशन फॉर्मेशन होता है, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। तो ये मैप ऑफ जर्मनी उस समय, किंगडम ऑफ प्रूशिया, जर्मन एम्पायर बाद में ऐड होता है। ये सब ये अलग अलग, ये जर्मन एम्पायर नहीं, अभी अलग अलग स्टेट्स है। बावेरिया स्टेट हो गए, फिर बेडन स्टेट हो गया, लॉरेन, एल्सेक लॉरेन अलग स्टेट, किंगडम ऑफ सैक्सोनी अलग स्टेट हो गया, अलग अलग स्टेट्स है, यहाँ भी स्टेट्स है। तो इसको हम लोग करेंगे फिर। अब अभी 1815 के अंदर में बैकग्राउंड क्या है, कांग्रेस ऑफ वियना बनता है, मेटरनल सिस्टम अप्लाई होता है, तो बहुत सारे जो स्टेट्स होंगे वहां पर जो लोग होंगे, दे विल बी अगेंस्ट द इंटरवेंशन ऑफ द फॉरेन कंट्री। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी स्टेट्स के अंदर में भी, तो देवर मेनी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो जर्मनी के अंदर में, बर्लिन में, बाकी जगह में भी, वेयर देयर वाज रेडिकल ग्रुप or even revolutionary group, they were demanding more and more rights. Similarly, they were against the Metternich system. तो कार्लसबर्ग ट्रीटी पास होता है, जो फेडरल डाइट में पास होता है। कार्लसबर्ग ट्रीटी, डाइट पार्लियामेंट होगा तो ट्रीटी पास होगा। इट विल प्लेस सेंसरशिप ऑन द पब्लिकेशन, स्टूडेंट क्लब, एज वेल एज इट विल फॉर्मुलेट के सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन कमिटी होगा दैट विल टेक एक्शन अगेंस्ट द सेडिशन, अगेंस्ट द मेटरनिक सिस्टम एज वेल एज द ऑस्ट्रियन हंगरी। तो रेस्ट्रिक्शन पुट किया जाता है। लेकिन मेन बात यह है कि यहां पर जो कॉन्फेडरेशन है वो उसके अंदर ऑटोनॉमी है, तो जो ऑस्ट्रिया का इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं कम है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है। दैट इज वाई जो कार्लसबर्ग ट्रीटी होता है, ट्रीटी होगा, इट विल बी लूजली इन्फोर्स्ड स्लोली। लेकिन 1830s में वी हैव सीन द रेवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रांस, हर जगह जाता है रेवोल्यूशन फ्रांस में 1830 और 1848 वाला। और सिमिलरली ब्रिटेन के अंदर में 1832 के अंदर में चार्टर एक्ट आता है, चार्टिज्म स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ इंस्पिरेशन बोल सकते हैं, देयर इज अ सेंडिंग ऑफ द मैसेजेस, और देयर इज अ कोलैबोरेशन ऑफ द वेरियस रेवोल्यूशनरी फ्रॉम अक्रॉस द रीजन। तो स्लोली 1830s के अंदर में दे वर डिमांडिंग मोर, दे बिकेम मोर रेडिकल। उसके बाद से ऑस्ट्रिया पुट सीवियर रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीचेस इन कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी यहाँ पर। तो एक बेसिक कार्लसबर्ग ट्रीटी हो गया। एंड द सेम टाइम 1830s में हम लोग बात है, चार्टिज्म स्टार्ट होता है, फ्री ट्रेड स्टार्ट होता है। चार्टिज्म के अंदर में वर्किंग क्लास का पॉपुलेशन का स्टार्ट होता है ब्रिटेन के अंदर में। तो जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी में जोवेरिन कस्टम यूनियन फॉर्मेशन होता है एक। अब जोवेरिन कस्टम यूनियन है वो कौन फॉर्मुलेट करता है, पहली बात वो प्रूशिया फॉर्मुलेट करता है। कैसे, ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है इसके अंदर में बिग पावर जो है प्रूशिया है, अब बाकी सब छोटे छोटे स्टेट्स है।
लेकिन जो पूरे जर्मन कॉन्फेडरेशन है उसमें ऑस्ट्रियन एम्पायर नहीं ऐड हुआ है, सिर्फ जर्मन कॉन्फेडरेशन है अलग अलग स्टेट्स के, तो दे आर अंडर द ऑस्ट्रियन एम्पायर। तो उसको हेज करने के लिए प्रूशिया चाहेगा कि उसका पावर बढ़े, तो डायरेक्टली पॉलिटिकल रिबेल तो नहीं कर सकते ना, इसलिए दे वांटेड कि इकोनॉमिक पहले यूनिफिकेशन हो, उसके बाद टोटल पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो। इसलिए इकोनॉमिक फ्रंट के अंदर यूनिफाई करने के लिए प्रूशिया वॉज इन द मिडिल, उसका आइडियोलॉजी मिडिल में, और अदर जर्मन स्टेट को इंटीग्रेट करने के लिए जोलरविन कस्टम यूनियन फॉर्मुलेशन होते हैं 1834 में, जिसमें प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, आपस में जो ट्रेड यूनियन, आपस में जो कस्टम ड्यूटी है उसको रिड्यूस किया जाता है, एक दूसरे के अंदर एफडीआई का प्रमोट किया जाता है, अलग अलग एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, इवन यूनिफाइड करेंसी का बात होना स्टार्ट हो जाता है, एक ही करेंसी होना चाहिए पूरा जोलरविन कस्टम यूनियन के अंदर में, हर एक चीज में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और प्लस लेबर मूवमेंट होना चाहिए, तो इस पे बात होता है। और यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लॉस, लेबर लॉ, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स एक्सेट्रा। तो ये जोलरविन कस्टम यूनियन बिकेम द स्पिरिट ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म, और इकोनॉमिक नेशनलिज्म से फिर बिस्मार्क ने इसको यूज करके पॉलिटिकल नेशनलिज्म प्रमोट किया, पॉलिटिकल यूनियन प्रमोट किया। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ से। अब ये जब पीछे पीछे चल रहा है, दो पैरेलली चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो कॉन्फेडरेट है, जर्मन कॉन्फेडरेट, इट इज वर्किंग, लेकिन उसके बीच में ही जोलरविन कस्टम यूनियन इकोनॉमिक एस्पेक्ट में यूनिफाई करना चाह रहा है, ताकि जो ऑस्ट्रिया को जो इंटरफेरेंस है इन द जर्मनी कॉन्फेडरेट वो कम हो जाए, लोग के बीच में इंटीग्रेशन बढ़ जाए, ट्रांसपोर्टेशन और रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ते रहे और स्लोली इंटीग्रेट हो जाए लॉन्ग टर्म में। जब रेवोल्यूशन आते हैं 1848 में, जब तो रेवोल्यूशन जो 1830 का रहता है वो सिर्फ फ्रांस के अंदर में था, इट वाज वेरी लिमिटेड, हम लोग डिस्कस किए थे। लेकिन 1848 वाला रेवोल्यूशन हर जगह जाता है, जर्मनी के अंदर में, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, सब जगह। तो लुई फिलिप जो रहते हैं फ्रांस वाले, उनको रिमूव किया जाता है और नेपोलियन 3 बन जाते हैं। ऑस्ट्रिया के अंदर मेटरनिक सिस्टम खत्म हो जाता है क्योंकि मेटरनिक रिजाइन कर देते हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं। लेकिन जर्मनी के अंदर में क्या होता है, जो प्रूशिया का किंग होता है, हर बार प्रूशिया का बात होगी क्योंकि प्रूशिया मेजर स्टेट है। तो किंग विलियम, फर्डिनेंड विलियम ऑफ फ्रेडरिक विलियम प्रूशिया के जो एक है, ही गेव इन टू द डिमांड्स ऑफ द पब्लिक, और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और एक पार्लियामेंट बनाते हैं, उसका नाम होता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो डाइट और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ये फर्क है। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो प्रूशिया के अंदर बनाते हैं वो बात करते हैं इलेक्शन होना चाहिए एडल्ट सफरेज के बेसिस पर, यूनिफाइड मॉनेटरी सिस्टम होना चाहिए, कस्टम सिस्टम होना चाहिए, एक जर्मन स्टेट का फेडरल कैरेक्टर होना चाहिए पूरा का पूरा, ताकि यूनिफाई कैसे कर पाए, कस्टम यूनियन को कम करे, एक यूनिफिकेशन ऑफ ओवरऑल वी कैन से राइट्स ऑफ द पीपल, पब्लिक प्रॉपर्टी और एज वेल एज कस्टम यूनियन पर बात होना चाहिए, सो दैट द रिडक्शन ऑफ द कस्टम यूनिट विल लीड टू द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मन स्टेट्स। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑल्सो फेस सर्टेन चैलेंजेस फ्रॉम विद इन, जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे वैसे ही सिमिलरली इसमें भी, क्योंकि मेनी ऑफ द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बढ़ेगा, many of the intellectual were demanding more bourgeois supported laws, teachers, peasant, working, they were demanding the working class laws, federal जो फेडरलिस्ट रहते हैं they were demanding unified Germany, के अंदर में जो यूनिफाइड जर्मनी होगा उसके अंदर में ऑटोनॉमी रहेगा हर एक स्टेट्स का, लेकिन जो यूनिटरी है they will demand कि एक यूनिफाइड जर्मनी होना चाहिए, कि एक नेशनल पार्लियामेंट होना चाहिए, स्टेट्स नहीं होना चाहिए। रॉयलिस्ट विल सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऑन द बेसिस की पावर्स अल्टीमेटली मोनार्की के पास होना चाहिए। रिपब्लिकन विल डिमांड कि जो पावर्स होना चाहिए जर्मन रिपब्लिक के पास होना चाहिए। प्रोटेस्टेंट विल डिमांड मोर राइट्स फ्रॉम द कैथलिक। तो ऐसे करके वी कैन से कि देयर वाज अ क्लैश, देयर वाज अ सीरीज ऑफ इश्यूज बिटवीन द विद इन द जर्मन स्टेट्स ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर में। तो अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वी कैन से कि कॉन्फेडरेशन ऑफ जो जर्मन स्टेट था उसके अंदर में ऑस्ट्रियन का इन्फ्लुएंस था, लेकिन जोलरविन कस्टम यूनियन उसमें प्रूशिया का इन्फ्लुएंस था। अब दोनों के बीच में एक वी कैन से टग वॉर होता ना, कि दोनों चाहें कि मेरे तरफ में जर्मन स्टेट्स आए, तो प्रो रशियन एलिमेंट और प्रो प्रूशियन एलिमेंट के बीच में एक क्लैशेस होगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर। तो क्या होता है कि डिबेट डिस्कशन होते आ रहा है, उसके कारण हंग पार्लियामेंट हो जाता है, कुछ सोल्यूशन निकल नहीं पाता है। सोल्यूशन कुछ निकल नहीं पाता है तो 1848 में इट वाज डिसॉल्व बाय फ्रेडरिक। तो वो छोटा पार्लियामेंट था एक तरह से, 48 में एस्टैब्लिश हुआ, 49 में डिसॉल्व हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि कोई स्टेट्समैन नहीं थे, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाया, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्किल नहीं था, फैक्शनिज्म बहुत ज्यादा था,
और सबका नैरो थिंकिंग था विथ रिगार्ड टू जर्मन नेशनलिज्म। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते हैं तो वापस से प्रूशिया को लगता है कि डाइट को वापस से स्टैब्लिश करना चाहिए, जो डाइट पहले वाला था डाइट। तो स्लोली वापस से फिर वो जर्मन जो कन्फेडरेशन है इसको वापस से रिन्यू कर देते हैं अंडर द ऑस्ट्रियन लीडरशिप। इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ ऑलमुट्स, जो प्रूशिया के लिए एक ह्यूमिलेशन था कि वापस से अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट खत्म हो चुका है, वापस से कन्फेडरेशन आ चुका है, तो उनके लिए एक तरह ह्यूमिलेशन था। तो एक बैकग्राउंड हो गया पूरा का पूरा जो वी कैन से रिगार्डिंग द जर्मन नेशनलिज्म। तो 1850s तक आ गए अभी तक में। तो साइड बाय साइड क्या हो रहा है, फर्स्ट वॉर ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है 1848 में, वी हैव सीन, जिसमें ऑस्ट्रिया के खिलाफ वो लड़ाई कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रिया के खिलाफ अगर इटालियन लोग हैं तो इटली को सपोर्ट मिलेगा प्रूशिया से। एट द सेम टाइम प्रूशिया भी चाहेगा कि ऑस्ट्रिया अभी वीक है तो उसको हरा दिया, उसको भी सपोर्ट। तो ये एक बैकग्राउंड हो गया, इसलिए इटली और प्रूशिया दोनों पैरेलली यूनिफाई हो रहा है। तो कंडीशन क्या होता है, कंडीशन पहले बात क्रीमिया वॉर होता है 1856 में, 50s का बात हो रहा है अभी, 56 में क्रीमिया वॉर होता है जिसमें रशिया डिफीट हो जाता है। जब रशिया डिफीट होता है तो ऑस्ट्रिया उसको सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए प्रूशिया चाहता है कि रशिया को अपने साथ ले ले। सिंपल से हिंदी में इसको समझते हैं। प्रूशिया दूसरा की जो कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मन स्टेट्स है वहां पर प्रूशिया नेचुरल रीडर है, वो चाहे कि उसके अकॉर्डिंग ही पूरा चीज बने, हर एक चीज। दूसरा इटली यूनिफिकेशन साइड बाय साइड होना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होता है इटली यूनिफिकेशन का 1848 में, फिर 50-60s में होता है। मेटरनिक रिजाइन कर देते हैं तो बेसिकली मेटरनिक सिस्टम जो था वो खत्म हो जाता है ऑफिशियली। दूसरा जोरविन जो कस्टम यूनियन है, दे आर वर्किंग फॉर द रिड्यूसिंग ऑफ द कस्टम ड्यूटी एंड इंक्रीजिंग द फॉरेन एफडीआई एंड इवन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, वो कहीं ना कहीं बढ़ते रहता है। तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी है, रोमांटिसिज्म है, जर्मन नेशनलिज्म बढ़ते जा रहा है। एट द सेम टाइम एक कंडीशन क्रिएट हो रहा है इंटरनेशनल स्फीयर के अंदर में जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर द जर्मन यूनिफिकेशन। ये कंडीशन है बिफोर 1860s। उसी समय जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाता है और ये कंडीशन बनता है, तभी बिस्मार्क, ऑटोमन वियन बिस्मार्क वाज अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ प्रूशिया। प्रूशिया बनते हो 1862 में। जैसे वो बनते हैं 1862 में, ही कैरी आउट रिफॉर्म हर एक एस्पेक्ट में। मिलिट्री के अंदर रिफॉर्म लेके आते हैं, उसके अंदर न्यू वेपन्स, न्यू गन्स, मस्केट से लेकर के जो कॉन्स्क्रिप्शन होता है कि हर कोई पार्टिसिपेट करता है मिलिट्री के अंदर में, ऐसे हम लोग कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं, वैसे कॉन्स्क्रिप्शन की बात करते हैं। न्यू बैटल टैक्टिक्स का हो गया, पार्लियामेंट्री कंट्रोल को रिड्यूस कर देते हैं, टैक्सेशन को बढ़ा देते हैं, अलग अलग फेज में टैक्सेशन का मॉडर्नाइजेशन कर देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लेबर लॉज के हिसाब से भी लेके आते हैं, पेंशन सिस्टम लेके आते हैं। तो वो सब लेके आते हैं ताकि जो जर्मनी के अंदर में जो बाकी स्टेट्स है उसके जो लॉयर है, उसके जो लेबर है, उसके जो पेजेंट है, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाए प्रूशिया से, अब वो भी डिमांड करे सेम चीज अपने अपने स्टेट्स के अंदर में। तो ही वॉज लीडिंग बाय द एग्जाम्पल कि जो प्रूशिया है शुड बिकम द हार्बिंजर या फिर शुड बिकम द ओवरऑल बीकन फॉर जर्मन नेशनलिज्म। तो बिस्मार्क प्रेसिडेंट बनते हैं। ही वॉज अ रॉयलिस्ट, ही वॉज नॉट रिपब्लिकन। रॉयलिस्ट मतलब वो मोनार्की को सपोर्ट करते हैं। ही वॉज टॉकिंग अबाउट प्रूशियन यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन अंडर द प्रूशियन लीडरशिप, इसलिए प्रूशियन और जर्मनी का जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। दूसरा, ही वॉज एंटी ऑस्ट्रियन, क्योंकि ऑस्ट्रिया इन्फ्लुएंस करते रहता है कॉन्फिडेंस, इसलिए एंटी ऑस्ट्रियन हो गया, क्योंकि प्रूशियन के साथ सपोर्ट में थे, प्रूशिया होना चाहिए। और दूसरा, ही वॉज एंटी स्मॉल स्टेट, क्योंकि स्मॉल स्टेट रहेगा तो क्या होगा कि ऑस्ट्रिया चाहेगा कि उसके जो रॉयल है लीडर्स है वो कहीं ना कहीं स्मॉल स्टेट को इन्फ्लुएंस करे, तो उससे जर्मन नेशनलिज्म नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाई ही विल टॉक अबाउट नेशनलिज्म इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, क्योंकि इतना आसानी से हो नहीं सकता, डिप्लोमेसी नहीं हो सकता। तो 1863 में डाइट वॉज डिसॉल्व्ड, कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम रिस्पॉन्सिबल टू द किंग और बिस्मार्क अडॉप्टेड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तब अभी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो इंपॉर्टेंट है जर्मन यूनिफिकेशन वो स्टार्ट करें। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के पहले कोल एंड आयरन पॉलिसी के कारण ही जर्मन यूनिफिकेशन हो पाया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोल एंड आयरन क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा है पीछे में, अरे बैकग्राउंड में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के कारण इन्वेस्टमेंट इन द रूर रीजन, एल्सेक लॉरेन, अलग अलग जगह पे, जहां यहां पर मैप, ये एल्सेक लॉरेन हो गया, किंगडम सैक्सनी हो गया, ये सब पूरे बोल सकते हैं ऑस्ट्रिया के बगल में सब किंग, यहाँ पर म्यूनिक हो गया, इस तरफ रीजन जो था बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन बेल्ट था, तो वहां पर भी कोल और अलग अलग आयरन
रिसोर्सेस था। तो ही लेड टू द क्रिएशन ऑफ द जॉलविन। जॉलविन मेड द बेस फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, चीपर गुड, लार्ज मार्केट, यूनिफाइड करेंसी, टैक्स कस्टम को रिड्यूस किया गया, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वेट पर प्रमोट किया गया। फॉरेन गुड्स को अपोज करने के लिए एक अलग से कस्टम बनाया गया कि फॉरेन गुड्स अगर इंपोर्ट करेंगे तो कस्टम ज्यादा लगेगा, लेकिन आपस में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो कस्टम नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं इट वाज लाइक अ आरसेप विद इन, तो बोल सकते हैं। दूसरा कि बाय 1857 इतना सक्सेसफुल हो पाया कि हर स्टेट ज्वाइन कर लिया जोल्वरिन कस्टम यूनियन एक्सेप्ट ऑस्ट्रिया, और प्रूशिया बिकेम द नेचुरल लीडर ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन, क्योंकि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया था उस समय। 1851 में आते आते सबको ज्वाइन कर लिया जोल्वरिन कस्टम यूनियन, सबको फायदा लगने लगा, लेबर लॉज आ रहा है, फिर यूनिफिकेशन हो रहा है। तो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन बिकेम द बैकबोन फॉर ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ऑफ द बिस्मार्क। अब 1862 में जब डाइट को डिसॉल्व करते हैं, 63 में डिसॉल्व करते हैं, लेकिन 62 में जब बनते हैं, पहली बार मिनिस्टर बनते हैं, प्रेसिडेंट मिनिस्टर बनते हैं प्रूशिया के, तो उसमें स्पीच देते हैं, बोलते हैं कि बाउंड्री ऑफ द प्रूशिया विल नॉट बी रिजॉल्व्ड बाय स्पीचेज एंड मेजॉरिटी डिसीजन इन डाइट बट बाय द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। यहाँ पे इससे पहले ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से पहले जो कोल एंड आयरन पॉलिसी है वो किस टाइम पे फंक्शन करी, और मतलब ये वो बैकग्राउंड है, वो एग्जैक्ट आयरन को डेट नहीं है। कोल एंड आयरन पॉलिसी बिस्मार्क का नहीं है, कोल एंड आयरन पॉलिसी ओवरऑल उससे प्रूशिया। पहले फंक्शन करी है, मतलब जब बिस्मार्क एज अ प्रेसिडेंट कोल एंड अपॉइंट। पॉलिसी जो है वो एक तरह से टर्म दिया गया, मेन अगर जो है वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब तो बिस्मार्क कोल जो एंड है आयरन वो क्या कर बस सपोर्ट कर, हाँ मतलब 51 में आता आते जो प्रूशिया था वो सपोर्ट कर रहे थे जोल्वरिन को, जोल्वरिन के थ्रू कोल एंड आयरन पॉलिसी था, लेकिन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बिस्मार्क के अंदर में हो गया, जो प्रॉपर स्पीच था इनका कि बाउंड्री ऑफ द प्रूशिया विल नॉट बी रिजॉल्व बाय द स्पीचेज एंड मेजॉरिटी डिसीजन इन द पार्लियामेंट एंड डाइट बट बाय द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, एग्जैक्ट कोर्ट स्पीच है। तो यहीं से स्टार्ट होता है ब्लड एंड आयरन। इसका मीनिंग क्या है? ब्लड मतलब यूज ऑफ आर्म्स वॉर, आयरन मतलब यूज ऑफ वॉर मशीन, यूज ऑफ आर्म्स, यूज ऑफ स्टेट रियलिज्म कि आप रियल पॉलिटिक्स, फॉर एग्जांपल यूज ऑफ डिप्लोमेसी टू अचीव द नेशनल इंटरेस्ट। तो ये ब्लड एंड आयरन हो गया कि वॉर के लिए स्वेट सब चीज जरूरत पड़ेगा। अब ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बेसिक चीज है कि आर्म्स इंडस्ट्री होना चाहिए, आर्मामेंट होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। हम लोग बात करें रिफॉर्म में लाया गया कंस्ट्रक्शन, आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया, लीडर्स लाया गया, वो हो गया। दूसरा डिप्लोमेसी। अब हम लोग बात करेंगे डिप्लोमेसी कैसे यूज किया, बिस्मार्क फेमस है। तीन इसका एस्पेक्ट है डिप्लोमेसी में, एक ऑस्ट्रिया के साथ, एक रशिया के साथ, फिर एक है ऑस्ट्रिया के साथ, उसके पहले डेनमार्क के साथ, और लास्ट में है फ्रांस के साथ। ये चार है इसमें, रशिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो अब पहली बात है कि शुरू में फ्रांस के साथ, फ्रांस अब है कि उस समय क्या चल रहा है 1860s में, 1860s में वी कैन से कि इटली, बैकग्राउंड क्या है, इटली यूनिफिकेशन हो रहा है। उस समय तक पैपल स्टेट इंटीग्रेट हो चुके थे और सार्डिना किंगडम और रिपब्लिक किंगडम वो बन गया था इटली उस समय आते थे। तो ऑस्ट्रिया से वॉर हो चुका है इटली का, क्योंकि ऑस्ट्रिया को देना पड़ा टॉप जो नॉर्दर्न किंगडम था इटली का, तो ऑस्ट्रिया ऑलरेडी वीक है। तो ये प्रूशिया को पता है अभी, पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा, फ्रांस जो पैपल स्टेट को सपोर्ट कर रहे उस समय, वो कहीं ना कहीं हाथ खड़ा कर लिया था अपने। क्यों? क्योंकि फ्रांस को लग रहा था कि इंटरवीन ज्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं जो जर्मन यूनिफिकेशन हो रहा है वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, और हो सकता है कि बेल्जियम और लग्जमबर्ग बगल में, फ्रांस के बीच में, तो वहां अटैक कर सके, वहां इन्फ्लुएंस कर सके। तो क्या करते हैं रियल पॉलिटिक्स के अंदर, फ्रांस को दोस्ती बढ़ाने के लिए वो कमर्शियल ट्रीटी साइन करते हैं। बिस्मार्क सब, बिस्मार्क का बात हो रहा है अभी। उसके बाद कमर्शियल ट्रीटी साइन करते हैं फ्रांस के साथ, तो उसको बोलते तुम बस इकोनॉमिकली उसको सबड्यू कर ले। दूसरा, रशिया के साथ बात करते हैं कि उस समय पोलिश रिवोल्ट होता है, जब क्रीमिया वॉर होता है, उसमें जो जर्मनी था वो न्यूट्रल स्टैंड लिया था, वो सपोर्ट में भी नहीं था ना कि एंटी था रशिया। ऑस्ट्रिया सपोर्ट नहीं करता रशिया को। एट द सेम टाइम जो पोलिश रिवोल्ट होता है, पोलैंड जार है, जार रशिया, उसके अंदर पोलैंड है, तो पोलैंड वे आर डिमांडिंग लाइक ग्रीक कि उसको भी इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। ये ग्रीक को मिला ऑटोमन से, वैसे पोलैंड को मिलना चाहिए। 1850s में और 60s में पोलैंड में डिमांडिंग कि ऑटोनॉमी मिलना चाहिए और इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। तो पोलिश रिवोल्टेड अगेंस्ट द ज़ारिस्ट रशिया। उस समय प्रूशिया सपोर्टेड रशिया अगेंस्ट द पोलिश रिवोल्ट। उससे क्या होता है कि रशिया से भी उसको एक वार्मथ मिल जाता है, तो रशिया भी अलग हो गया और फ्रांस भी अलग हो गया। दूसरा
कि ऑस्ट्रिया के जो किंग थे वो चाह रहे थे कि वापस से मीटिंग बुलाए 1863 में, जिसमें कॉन्फेडरेट ऑफ जर्मन स्टेट जो आए होंगे उनके बीच में डिस्कशन और बात हुई कि आने वाले समय में कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रूशियन जो बिस्मार्क होते हैं वो एडवाइस करते हैं किंग ऑफ ऑस्ट्रिया को कि आप मत जाइए, क्योंकि कन्विंस करते हैं कि मत जाने का, तो बेसिकली ऑस्ट्रिया को भी अलग कर देते हैं। अब ये तीनों जब अलग हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल कुछ समय के लिए, तब वो स्टार्ट करते हैं उसमें पहला ब्लड एंड आयरन पॉलिसी डेनमार्क में होता है स्टार्ट। स्केल्सविग एंड होल्स्टीन, ये दो जगह है यहाँ पर डेनमार्क। ये यहाँ पे औशिक डेनमार्क के साथ क्या डिप्लोमेसी या क्या चेंज बता रहा, हाँ उसी में बता रहा। तो डेनमार्क यहाँ पर है, ऊपर में डेनमार्क हो गया, ये प्रूशिया हो गया, ये हॉलैंड नीदरलैंड हो गया। तो प्रूशिया पूरा जर्मनी है बेसिकली आज का, और ये जो इलाका है ना ये पूरा बेसिकली आज का लिechtenstein, लातविया, एस्टोनिया वो है। तो ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, तो स्केल्सविग हो गया, होल्स्टीन हो गया। ये स्केल्सविग और होल्स्टीन इसके अंदर में जर्मन रेस के पीपल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल याद है जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के समय पढ़ते हैं तो सुडेंटेनलैंड का बात होता है कि तो वैसे ही कि जर्मन ले वहां पर जर्मन पीपल रहते हैं, दैट इज वाई जो लैंड है वो जर्मनी के अंदर आना चाहिए, क्योंकि प्रूशियन नेशनलिज्म बढ़ते जा रहा है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो ही डिस्कस कि होल्स्टीन के अंदर में 100 मैक्सिमम जर्मन पॉपुलेशन है वो प्रूशिया के एम्पायर के अंदर आना चाहिए, और कॉन्फेडरेट को जो कॉन्फेडरेट ऑफ जर्मन स्टेट है उसको इंटीग्रेट होना चाहिए, बेसिक उसमें आ जाना चाहिए। और स्केल्सविग है वो भी उसके अंदर में कौन कौन लोग है, डैनिश लोग है, थोड़े ऑस्ट्रियन भी है और थोड़े जर्मन भी है, मतलब मिक्स है बेसिकली। तो ऑस्ट्रिया बोलते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत लेमेस्ट टाइम बता रहे हैं, ऑस्ट्रिया बोलते हैं कि स्केल्सविग और होल्स्टीन जब मैं कैप्चर करूंगा डेनमार्क से तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे बेसिकली। तो स्केल्सविग जो है वो ऑस्ट्रिया के पास चल जाएगा और होल्स्टीन मेरे पास आ जाएगा, प्रूशिया के पास आ जाएगा, और हम लोग जॉइंटली कोऑपरेट करेंगे रन करने के लिए दोनों किंगडम को बेसिकली। और दोनों बोथ द किंगडम विल बिकम पार्ट ऑफ द कॉन्फेडरेट ऑफ जर्मन स्टेट्स। तो यही है इससे पहले ये जो दो स्टेट्स थे दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क के अंदर ही में थे वो, इन्फ्लुएंस नहीं अंदर में था वो। तो स्केल्सविग और होल्स्टीन ये डैनिश पॉपुलेशन जर्मन पॉपुलेशन तो कन्विंस कर दो ऑस्ट्रियन को कि डिवाइड करके प्रूशिया को स्केल्सविग मिल जाएगा नीचे वाला, और ऑस्ट्रिया को होल्स्टीन मिल जाएगा। प्रूशिया को स्केल्सविग और होल्स्टीन मिल जाएगा ऑस्ट्रिया को। ठीक। जर्मनाइज द नेशनल जो अपर पार्ट, ठीक है। अब क्या होता है उस समय बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ये उसमें बोला और डेनमार्क के साथ चल रहा है ये, ठीक है। बैकग्राउंड में यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो रहा है बैकग्राउंड में, 1860s का पार्ट है उस फेज में जिसमें पेपर स्टेट है, तो उसी समय अब जब बैकग्राउंड ऑफ यूनिफिकेशन इटली हो रहा है तो ऑस्ट्रिया ऑलरेडी वीक है क्योंकि उसे छोड़ना पड़ रहा है नॉर्दर्न स्टेट। तो उस समय वो मोमेंट पे जो ट्रीटी साइन किए थे पहले समझाया था ऑस्ट्रिया को, तो वो ब्रेक करने के लिए उस पर ब्लेम करते हैं ऑस्ट्रिया पर कि जो ऑस्ट्रिया जो है इट इज वॉलेटिंग द ट्रीटी, क्योंकि ज्वाइंट सॉवरेनिटी का बात हो रहा है, लेकिन ऑस्ट्रिया इट इज इंक्रीजिंग इट्स इंटरवेंशन इनटू द ये स्केल्सविग इन होल्स्टीन बोल सकते हैं। तो वीकनेस ऑफ ऑस्ट्रिया को यूज करने के लिए उन्होंने एक तरह से क्वेश्चन उठाया और ऑस्ट्रिया पर ब्लेम कर दिया, एक बेसिक लेमेंस लैंग्वेज मिल गया इसका। और एट द सेम टाइम वो अलायंस बना ली इटली के साथ, क्योंकि इटली तो चाहेगा अलायंस बनाना है क्योंकि ऑलरेडी यूनिफिकेशन हो रहा है उस समय, तो अलायंस बना लिया। एट द सेम टाइम रशिया को जब पॉलिस में सपोर्ट किए थे तो रशिया भी चुपचाप रहा, तो ऑस्ट्रिया बच गया इस तरफ, क्योंकि ऑस्ट्रिया तो इस तरफ है ना, यहाँ पर ऑस्ट्रिया, तो यहाँ ब्रिटेन सपोर्ट नहीं कर सकता, फ्रांस कर सकता, यहाँ पर इटली है, यहाँ पर रशिया है, तो ऑस्ट्रिया अकेले हो गया। यहाँ पर ऑस्ट्रिया अकेले हो गया तो लड़ाई होता है, बैटल ऑफ सोडोवो होता है 1860, फेमस बैटल है, इसको नाम इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रियन में डिफीटेड, और ऑस्ट्रिया जैसे डिफीट होता है तब फिर प्रूशिया को लगता है, बिस्मार्क को लगता है कि अगर ऑस्ट्रिया को कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत लोग होते हैं जो दे वर टॉकिंग अबाउट ग्रेटर जर्मनी कि ऑस्ट्रिया को इंक्लूड करो और लेसर जर्मनी ऑस्ट्रिया इंक्लूड मत करो, ये दो राइवलरी होते हैं। तो उनको लगता है ऑस्ट्रिया डिफीट हो जाएगा, अगर उसको अंदर ले लेंगे अपने किंगडम के अंदर में तो फ्रांस और ब्रिटेन गुस्सा हो जाएगा, एक तरह से बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाएगा ना फिर। दैट इज वाई वो चाहते हैं कि ऑस्ट्रिया को वीक रखे और उसके साथ पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रियन पीस ट्रीटी साइन हो जाता है, ट्रीटी ऑफ पराग जिसको बोलते हैं 1866 में। अब
इसके अंदर में क्या होता है, जर्मन कन्फेडरेशन जो हम लोग बात किए थे 1815 से जो स्टार्ट हुआ था, तो 1866 में खत्म हो जाता है ऑफिशियली जर्मन कन्फेडरेशन। बैटल ऑफ सडोवा जो है इसमें ऑस्ट्रिया वाज डिफीटेड बाय प्रूशिया। हाँ। हम्म। ठीक है। तो जर्मन कन्फेडरेशन, ऑब्वियस बात है कि ऑस्ट्रिया वीक हो गया, आप जर्मन कन्फेडरेशन क्या जरूरत है, प्रूशिया बिकम द नेचुरल लीडर, तो हटा दिए। होस्टिन और स्किल्सबेक, पहले ज्वाइंट सॉवरेनिटी की बात हो रहा था, अब तो क्यों जरूरत है, वीक हो चुका ऑस्ट्रेलिया तो अपने ले लो, तो होस्टिन एंड स्किल्सबेक बिकेम पार्ट ऑफ द प्रूशिया। और जो वेनेशिया टेरिटरी था, जो हम लोग बात इटली का नॉर्दर्न पार्ट में था, वो इट बिकेम पार्ट ऑफ द इटली, तो इटली को भी फायदा हो गया और ऑस्ट्रिया को भी फायदा हो गया, और प्रूशिया को भी फायदा हो गया, ऑस्ट्रिया बिकेम वीक। अब जब ये सब होता है तो प्रूशिया बिकेम द नेचुरल लीडर, यहां से एक पहला फेज खत्म हो गया पूरा जो जर्मन यूनिफिकेशन का। उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन फॉर्म होता है अब नया, क्योंकि एक कॉन्फेडरेशन डिसॉल्व हो चुका है ऑस्ट्रिया के अंदर में, तो नया कॉन्फेडरेशन स्टैब्लिश करता है जिसका हेड होता है प्रूशिया। अब अंदर प्रूशियन फ्लैग, प्रूशियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रूशियन पार्लियामेंट, और स्लोली प्रूशियन का जो नेशनल पॉलिसीज है वो धीरे धीरे स्मॉल स्टेट्स के अंदर इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करता है। प्रूशिया बिकेम द हार्बिंजर ऑफ द जर्मन नेशनलिज्म यहां से ऑफिशियली। पहले तो बैकग्राउंड से कर रहे थे, सबको इक्वल मानते थे, लेकिन ऐसा पावर स्ट्रक्चर नहीं था इक्वल, लेकिन अब ऑफिशियली जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाना स्टार्ट किया। अब ऑस्ट्रिया थे वो यहां से उनका यहां से हट चुके, ऑस्ट्रिया भी तो देखा जाए तो इटली से हट चुके नॉर्दर्न पार्ट से, यहां से इनका इन्फ्लुएंस खत्म हो तो ऑस्ट्रिया कहाँ जाएंगे, उनका इन्फ्लुएंस कहाँ रहेगा, फिर अपने इलाका में रहेगा। तो यहां से जब हम लोग बात किए थे बाल्कन नेशनलिज्म का, यहीं से बाल्कन नेशनलिज्म स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया का वहीं पर चली गया बात घूम फिर करके। तो यहाँ और प्लस ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर जब हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रिया बड़ा भाई था, हंगरी छोटा था उस समय, हंगरी का पावरफुल समय था नहीं, तो ऑस्ट्रिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन हर एक चीज ऑस्ट्रिया मैंडेटेड था। लेकिन ऑस्ट्रिया हारने के बाद हंगरी बिकेम मोर पावरफुल, इट डिमांडेड ऑटोनॉमी, और एक तरह से दोनों का एक बनता है, तो इसको बोलते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर, जो डिफीट होता है 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में। तो ये एक कंटिन्यूटी होती है, तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। अब जो कॉन्फेडरेशन बनता है तो बहुत सारे स्टेट्स होंगे, दे विल अपोज द एक्शन ऑफ द प्रूशिया, ट्रू। तब क्या होगा, प्रूशिया विल यूज ब्लड एंड आयरन पॉलिसी टू अनेक्स दो स्टेट्स, तो बावेरिया, बेडेस, हेनेस, दे बिकम द पार्ट ऑफ द प्रूशिया। बैलेंस ऑफ पावर इस समय से ही चेंज हो जाता है। इटली यूनिफाई कर चुका उस समय तक, प्रूशिया भी जर्मन नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन बन जाता है, उसमें भी यूनिफाई कर दिया। ये एग्जांपल, ये है नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन, पूरा यही स्टार्ट होता है। तो पहला हो गया। सेकेंड फेज है, लास्ट फेज है, फ्रैंको प्रूशिया वॉर। अब जो फ्रांस है 1866 के बाद उनको लगता है कि बिना फ्रांस के हम लोग यूनिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया को आप सपोर्ट कर चुके हैं, ऑस्ट्रिया वीक हो चुका है, इटली यूनिफाई हो चुका है, तो बचा सिर्फ फ्रांस जो इंटरवीन कर सकता है लॉन्ग टर्म में। दैट इज वाई बैटल ऑफ सेडान होता है। इसमें जब बैटल ऑफ सेडान होता है 1870 में, तो फ्रांस वॉज डिफीटेड एंड प्रूशिया बिकेम द मास्टर ऑफ द यूरोप। ये कोट एक के। अब उसका बैकग्राउंड क्या है, जब बैटल ऑफ सडोवा होता है जिसमें ऑस्ट्रिया हारते हैं, तो ऑटोमेटिकली सब जो बैलेंस ऑफ पावर है क्वेश्चन उठता है बैलेंस ऑफ पावर पर। तो फ्रांस के अंदर में भी क्वेश्चन उठता है, ब्रिटेन के अंदर क्वेश्चन उठता है, व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द यूरोप, क्योंकि प्रूशिया ताकतवर है। एट द सेम टाइम जो फ्रेंच पब्लिक है, दे आर ऑल्सो इन फियर कि अगला जो अटैक होगा वो बेल्जियम होगा, लग्जमबर्ग में होगा, क्योंकि वैसे ही बावेरिया को भी एक तरह से अनेक्स कर चुके हैं। तो दे आर डिमांडिंग फ्रॉम द किंग टू इंटरवीन एंड टू डिफीट प्रूशिया। प्लस दोनों कंट्री के अंदर में इशू है, पहला कि जर्मनी के अंदर में इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, वॉर एफर्ट है, नेशनलिज्म को प्रमोट करना है, और कहीं ना कहीं जो बिस्मार्क है उनका भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि वॉर हो रहा है, पब्लिक एक तरह से जा रहा है, जॉब्स का लॉसेज हो रहा है, तो भी इंपैक्ट होता है। तो उनको चाहिए कि एक विक्ट्री चाहिए लॉन्ग टर्म में। दूसरा, फ्रांस के अंदर में भी नेपोलियन जो 3 थे, लुई फिलिप हटे थे 1848 में, नेपोलियन आए थे, नेपोलियन 3। तो नेपोलियन 3 वॉज फियरफुल कि वहां पर डिमांड हो रहा है मोर रेडिकल रिफॉर्म। वो चाहते थे कि एक ऐसा जल्दी से विक्ट्री ले ले ताकि वापस से हम थ्रोन पर कैप्चर कर सके, वापस से हम एक जो बोल सकते हैं वी कैन से कि ही वांटेड कि
the people would support him against the Prussia and he will be in the reign for longer period. तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म जिसके कारण वॉर होता है. शॉर्ट टर्म क्या हुआ था कि प्रूशिया स्टार्टेड टू इंक्रीज इट्स टेंटिकल. हम लोग बात कर लिए, डेनमार्क का बात हो चुका, रशिया का बात हो चुका, ऑस्ट्रिया का बात हो चुका, इटली का बात हो चुका. अब यहां पर बात होता है, नेक्स्ट फेज आता है स्पेन. तो स्पेन में एसेसन होने वाला था, न्यू रॉयल आने वाले थे वहां पर. तो कहीं ना कहीं जो स्पेन के जो रॉयल फैमिली थे उनके जर्मन एंसेस्ट्री थे. तो फ्रांस को लग रहा था कि स्पेन भी अगर जर्मन एंसेस्ट्री वाले सपोर्ट में चल जाएंगे तो हो सकता है पूरा सर्कुलर ऑफ अलायंस बन जाएगा, फ्रांस बीच में रहेगा. तो डर लग रहा था फ्रांस को, इट वॉज फियरफुल एंड दैट इज वाई इट इन्वेडेड प्रूशिया. और 1870 के अंदर वॉर होता है जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड. फ्रांस डिफीट होता है एंड उसके बाद ही एल्सैक लॉरेन, जो हम लोग बात करते हैं 1814 वाला जो इशू बनता है, वो कहीं ना कहीं वो ले लिया जाता है. एल्सैक लॉरेन फेमस जगह जहां पर कोल और आयरन है, एल्सैक लॉरेन में, यहाँ पर एल्सैक लॉरेन फ्रांस के बगल में, इसको ले लिया जाता है. और फ्रांस बिकेम मिस्ट्रेस एंड जर्मन बिकेम मास्टर ऑफ यूरोप, कोट एंड कोट आता है इसका. तो ये बेसिकली जर्मन नेशनलिज्म और जर्मन यूनिफिकेशन है, टू फेजेस. कोई क्वेश्चन वी विल डिस्कस? नहीं, ठीक है, मूव फॉरवर्ड. तो टेकिंग द क्वेश्चंस, डिस्कस द रोल ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना इन शेपिंग द पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन. हाउ डिड इट सेट द स्टेज फॉर जर्मन यूनिफिकेशन? वी हैव डिस्कस कि कैसे पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन सपोर्ट किया गया, बैलेंस ऑफ पावर प्रमोट किया गया, इंटरनल बैलेंसिंग को प्रमोट किया गया जर्मन स्टेट के अंदर. कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मन स्टेट बनता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑस्ट्रियन. कैसे प्रमोट किया गया, वहां पर जर्मन यूनिफिकेशन नहीं हो, कार्लसबर्ग ट्रीटी लाया गया, उसके बाद ही मेटरनल सिस्टम प्रमोट कर रहे हैं. तो इसलिए फॉर्मेशन ऑफ फ्रैगमेंटेशन जर्मन कॉन्फेडरेशन प्रमोट किया गया कांग्रेस वियना के अंदर में. लेकिन इनडायरेक्टली जर्मन यूनिफिकेशन भी प्रमोट हुआ. कैसे? जोलरविन के कारण प्रमोट हुआ. दूसरा, कहीं ना कहीं रोमांटिसिज्म और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो इट हैड किंडल द स्पिरिट ऑफ द जर्मन मासेस, उसके कारण हुआ, जो इनडायरेक्टली प्रमोट किया गया. रोल ऑफ ऑटो एंड बिस्मार्क इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ब्लड एंड आयरन, और टू व्हाट एक्सटेंट पॉलिसी रिफ्लेक्टेड द प्रिंसिपल ब्लड एंड, रियल पॉलिटिक भी है और ब्लड एंड आयरन को यूज किया गया. तो जो अलग एस्पेक्ट है वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. यूनिफिकेशन और डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, डैनिश वॉर बात कर लिए, ऑस्ट्रियन प्रूशिया बात कर लिया और ये बात कर लिया. तो ये तीनों हम लोग कर चुके हैं. Jordan was a critical factor in German unification. How did it lay the economic groundwork for the political integration? We have discussed Jordan कैसे रोल प्ले किया अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्रूशिया, कैसे कस्टम ड्यूटी कम किया गया, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट, प्लस एफडीआई प्रमोट किया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था, लेबर राइट्स को प्रमोट किया गया, यूनिफिकेशन ऑफ लॉज प्रमोट किया गया. इकोनॉमिक ग्राउंडवर्क क्रिएट होता है पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के लिए, जोड़ सकते हैं. इवैल्यूएट द रोल ऑफ कल्चर, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, राइज ऑफ रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म वी हैव डिस्कस, उसमें से कांत के समय का जर्मन नेशनलिज्म, हेगल और नेशनलिज्म वहां से आता है. और जर्मन स्टेट्स के अंदर में फॉस्टरिंग यूनिटी कैसे होता है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म से पॉलिटिकल नेशनलिज्म आता है. इसको कनेक्ट करें. एज इज द इंपैक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन इन बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप. तो इंपैक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन में बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ता है 1848 के बाद से होता है. और बिल्डअप कैसे होता है कि जर्मनी स्लोली बिकेम द लीडर ऑफ द यूरोप. और उसके बाद ही 1878 में एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें कॉलोनीज का एक्सचेंज का बात होता है, जो हम लोग नेक्स्ट कॉलोनाइजेशन का जब बात करेंगे तो वहीं से भी कॉलोनाइजेशन का बात होता है. देयर इज अ आर्म्स रेस, देयर इज अ कैंप सिस्टम इमर्जिंग इन यूरोप. इसमें इटली जर्मनी से वाला लगाता है, डेंटेंटे हो गया और अलायंस हो गया. तो वर्ल्ड वॉर तो आगे डिस्कस करें. फॉर्मेशन 1871, रिकंसिलाइज विद द मोनार्की एंड डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन. तो वी कैन से कि जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट डाइट क्रिएशन होता है उसके अंदर में अलग अलग रिफॉर्म लेके आया जाता है धीरे धीरे. जो बात करते हैं कि जर्मन नेशनलिज्म का बात होता है उसके अंदर में रिफॉर्म लाया जाता है. लेबर राइट्स हो गया, पब्लिक इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म, पब्लिक एजुकेशन रिफॉर्म हो गया, पेंशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, जो हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जर्मनी के जब बात करें तो उसमें डिटेल में किया जाए. कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट द यूनिफिकेशन प्रोसेस जर्मनी इटली. तो इटली और जर्मनी में फर्क है कि इटली का जोग्राफिकल एस्पेक्ट था, वहां से स्टार्ट होता है, लेकिन जर्मनी के इकोनॉमिक नेशनलिज्म में स्टार्ट होता है. इटली का ऐसा इकोनॉमिक नहीं होता. दूसरा, इटली का जो नेशनलिज्म है उसका जो इंटीग्रेशन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ
सेवरल आइडियाज, सेवरल रिपब्लिक, फॉर एग्जाम्पल साउथ के थे दो किंग सेसल्स को हो गए, नॉर्थ के किंगडम फर्डिनेंड हो गए, अलग अलग रोल, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है बिस्मार्क का, क्रूशियल लेड नेशनलिज्म है। सिमिलैरिटी जो डिफरेंसेस है, अप्रोच में डिफरेंसेस है, क्योंकि इटली के पास वो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी नहीं था जो ब्रिटेन के, जो जर्मनी के पास है। उसके पास माइट था, मिलिट्री माइट था, इटली के पास उतना नहीं था। इटली वॉज इटली फोकस और मोस्ट ऑफ केस डिप्लोमेसी, कि वो सपोर्ट करते थे किंगडम को ताकि उनको इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इटालियन प्रॉब्लम हो। लेकिन जर्मनी को उल्टा था, जर्मनी सपोर्ट इसलिए कर रहे ताकि वॉर में जा सके, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कर सके। तो अलग अलग डिफरेंस है दोनों बीच में, आउटकम में डिफरेंसेस है। जर्मनी का जो नेशनलिज्म है वो प्रूशिया लेड था, जो इटली का भी था वो किंग फर्डिनेंड किंगडम सार्डिना लेड था, लेकिन रॉयल्टी था। यहाँ पर जो प्रूशियन एम्पायर था वो भी एक तरह से रॉयल्टी था, सिमिलैरिटी हो गया। और अभी तो ये है डिस्कस डिबेट अमंग द हिस्टोरियन रिगार्डिंग यूनिफिकेशन जर्मनी, वाज इट मोर अ प्रोडक्ट ऑफ प्रूशियन मिलिटरिज्म और ब्रॉडर नेशनलिस्ट एस्पिरेशन, दोनों बोल सकते हैं कि ब्रॉडर नेशनल एस्पिरेशन भी था, रोमांटिसिज्म, नेशनलिज्म जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन समय से है वो भी बोल सकते हैं। इकोनॉमिक नेशनलिज्म का आ गया बात, जो लॉरेन कस्टम यूनियन हो गया, वो सब जोड़ सकते हैं। एट द सेम टाइम ब्लड एंड आयरन पॉलिसी और प्रूशिया मिलिटरिज्म इन बैटल ऑफ सडोवा, बैटल ऑफ सेडन, तो उसमें भी आया था। कोल एंड आयरन पॉलिसी हो गया। What lesson can modern multi-ethnic politically fragmented nation can learn from German unification process? तो इसमें एग्जांपल लेते हैं यूरोपियन यूनियन का, कैसे यूनिफिकेशन होता है वो हमेशा इकोनॉमिक से स्टार्ट होता है, क्योंकि इकोनॉमिकली जब होता है तो उसे ट्रेड का कॉमर्स बढ़ता है, इंटीग्रेशन होता है ऑफ द मासेस, तो आइडिया एक्सचेंज होता है, स्लोली इंटीग्रेशन होता है, यूनिफाई होता है। एट द सेम टाइम कि जो जर्मन यूनिफिकेशन प्रोसेस इट वाज नॉट मच वी कैन से ब्लडी, जैसे अलग अलग कंट्री का होता है यूनिफिकेशन प्रोसेस। जर्मनी के अंदर वॉर ज्यादा हुआ नहीं इंटीग्रेशन, जैसे इटली के अंदर में हुआ नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, लेकिन जर्मनी के अंदर हुआ नहीं, क्योंकि कस्टम यूनियन ऑलरेडी बेस क्रिएट कर चुका था जो बाकी जो मिसिंग था। तो ठीक है। और इसमें बस एक क्वेश्चन ये है कि आफ्टर जो फ्रैंको प्रूशियन वॉर था 1870, नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन ने कंटिन्यू किया कि पार्लियामेंट वाज एस्टैब्लिश्ड? डाइट होगा उसके अंदर में, वो हम आगे देख लेंगे उसका, लेकिन डाइट था और नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन ही रहेगा बेसिकली। अगर बोला जाए तो रॉयल था, कोई रिपब्लिक जर्मनी नहीं था, रॉयल्टी। इसलिए हम लोग किंगडम फर्डिनेंड का बात करते हैं ना, तभी जब ऑस्ट्रिया के जो किंग थे उनका असैसिनेशन होता है तब जो कौन नाम उनका, आर्क ड्यूक काइजर विलियम, हाँ काइजर विलियम ऑफ जर्मनी, ही सपोर्टेड द ऑस्ट्रिया अगेंस्ट द सर्बियन। तो उस तभी होता है ना, क्योंकि पार्लियामेंट होगा लेकिन बहुत लिमिटेड पार्लियामेंट होगा, ब्रिटेन जैसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ ठीक है अशोक। Thank you everyone. We will take up next set of important topics for discussion in World History session. Do subscribe to Answer.